अच्छा जी, जो चीज़ अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं और ये वाला लेक्चर, इस लेक्चर की जो कंटिन्यूटी है उसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं 1 मिनट में। हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उन सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट्स के अंदर प्रोबेबिलिटी किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट में हमने कहा कि एक जो बेसिक तरीका है वो ये है कि हम लोग कंबाइंड सैंपल स्पेस बना लें और कंबाइंड सैंपल स्पेस की मदद से कैलकुलेशंस कर लें। कंबाइंड सैंपल स्पेस में हमने कहा कि एक लिमिटेशन है, क्योंकि जैसे जैसे आउटकम्स बढ़ते चले जाते हैं, जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट्स बढ़ते चले जाते हैं, कंबाइंड सैंपल स्पेस के आइटम्स जो हैं वो इंक्रीज होते चले जाते हैं। जैसे कि हम लोगों ने कहा कि 2 डाइसेस की बजाय हम लोग 3 डाइसेस रोल करते हैं, 3 डाइसेस आर रोल्ड। तो 3 डाइसेस को रोल करने में हमारे जो पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे 6 रेज़ टू पावर 3 दैट इज इक्वल टू 216। तो अब एक कंबाइंड सैंपल स्पेस बनाने बैठ जाना जिसमें 216 आइटम्स हैं, ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है। तो हम लोग एक दूसरी अप्रोच की तरफ चलते हैं। दैट सेकंड अप्रोच इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन लॉ। ठीक है जी, मल्टीप्लिकेशन लॉ नाम से ही जाहिर है कुछ मल्टीप्लिकेशन कराएगा। ठीक है जी, और हम लोग मल्टीप्लिकेशन लॉ से भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ये बात मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कंबाइंड सैंपल स्पेस से जो सवाल सॉल्व होते हैं वो मल्टीप्लिकेशन लॉ से भी सॉल्व हो सकते हैं, और मल्टीप्लिकेशन लॉ वाले क्वेश्चन कंबाइंड सैंपल स्पेस से भी सॉल्व हो सकते हैं। सारे क्वेश्चन हर तरीके से सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग ये 3 डाइसेस वाले सवाल को कंबाइंड सैंपल स्पेस के तरीके से सॉल्व करना शुरू कर देंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो उस टाइम को बचाने के लिए जो दूसरा शॉर्टकट तरीका है वो मल्टीप्लिकेशन लॉ है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको याद होगा कि हमने फाइनेंस के अंदर ये पढ़ा था कि जो फाइनेंस है उसमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर सेम अमाउंट, सेम टाइम पीरियड और सेम रेट के लिए हो, ठीक है, और मल्टीपल पेमेंट्स हैं, तो बजाय इसके कि हम हर एक की अलग अलग कैलकुलेशन करें, हम एक एन्युटी फार्मूला डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है जी, वो एन्युटी फार्मूला क्या था? वो थी वही कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। वो एक्चुअली था कंपाउंड इंटरेस्ट ही, लेकिन शॉर्ट करने के लिए कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हमने इस कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए इस फार्मूले को डिफाइन कर लिया था। राइट, तो ये तो बस एक चीज थी जिसको कि मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था। लेकिन हम लोग वापस आते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ कि मल्टीप्लिकेशन लॉ क्या होता है और मल्टीप्लिकेशन लॉ से किस तरह से हम लोग 3 डाइसेस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, आपके पास एक एक्सपेरिमेंट है कि जनाब आपने 3 डाइसेस रोल किए हैं, 3 डाइसेस आर रोल्ड। और प्रैक्टिकली स्पीकिंग हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हमें एक्सपेरिमेंट पता चलता है हमारा दिमाग ये सोचना शुरू कर देता है कि सैंपल स्पेस क्या होगी। ठीक है जी, सैंपल स्पेस में 3 दफा आउटकम्स आ रहा होगा, तो हमारे पास सैंपल स्पेस का जो साइज है, सैंपल स्पेस का साइज जिसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 6 रेज़ टू पावर 3, 216 आइटम्स होंगे। ठीक है जी, 216 आइटम्स होंगी, और उन 216 आइटम्स को मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, लेकिन मेरे दिमाग में आ गई है कि ये 216 आइटम्स हैं जिनमें पॉसिबल आउटकम्स आ रहे होंगे। ठीक है जी, जिस तरह से जैसे ही अब मैं 2 by 2 की जब मैं 2 डाइसेस की बात करता हूँ तो आपको पता चल जाता है कि देयर आर टोटल 36 आउटकम्स, जिनमें पहले 1 होगा, फिर 2, फिर 1, फिर 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, देन 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 1 2 6। इस तरह से हमारे पास बन रहा होगा। ये जो 3 डाइसेस होंगे ये इस तरह से बन रही होंगी, 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 4 1 1 5 1 1 6, फिर उसके बाद 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 2 6। ठीक है जी, इस तरह से ये बन रही होंगी, ये हमारी सैंपल स्पेस इस तरह से बनेगी, ये बहुत बड़ी सैंपल स्पेस बनेगी। मैं इसको ड्रॉ नहीं करने जा रहा, लेकिन मुझे ये पता है कि देयर आर टोटल 216 आउटकम्स दैट विल बी इन दिस सैंपल स्पेस। अब मैं आपसे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए कहता हूँ कि भाई साहब प्रोबेबिलिटी बताएं, प्रोबेबिलिटी दैट पहली दफा भी 4 आए, दूसरी दफा भी 4 आए और तीसरी दफा भी 4 आए, 4 4 4। तो बजाय इसके कि मैं कंबाइंड सैंपल स्पेस बनाऊं उसमें जाके देखूं, मैं इन 3 एक्सपेरिमेंट्स को, ये जो 3 दफा हमने काम किया है, इसको मैं ट्रीट करता हूँ 3 सिंगल एक्सपेरिमेंट्स। राइट, ये जो सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया है जिसमें 3 दफा कॉइन टॉस किया है, तो एक्चुअली हमने 3 सिंगल एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। राइट, अच्छा कैसे? हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, फिर सेकंड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और फिर थर्ड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। अच्छा, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में मेरा क्या आया? 4 आया, सेकंड एक्सपेरिमेंट में भी मेरा क्या आया? 4 आया, और थर्ड एक्सपेरिमेंट में भी 4 आना चाहिए। मैं इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो मल्टीप्लिकेशन लॉ ये कहता है कि बजाय इसके कि आप कंबाइंड सैंपल स्पेस बनाएं, आप इस तरह से करें कि इसको अलग अलग 3 एक्सपेरिमेंट्स ट्रीट कर लें और हर एक्सपेरिमेंट की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालें। हर एक्सपेरिमेंट की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर वही आ जाएगा जो कंबाइंड सैंपल स्पेस से करने से आता है। इस चीज़ को मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, फर्ज करें कि आपने सिर्फ एक दफ़ा डाइस को रोल किया है और आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो 4 की। आप एक दफा डाइस रोल कर रहे हो तो सैंपल स्पेस कितनी होनी चाहिए? उसमें 6 आइटम्स होनी चाहिए। कौन कौन सी? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। राइट, ठीक है जी। अच्छा, अब आप इस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को भूल जाओ, सिर्फ सेकंड एक्सपेरिमेंट की बात करो। आप डाइस रोल कर रहे हो, आप डाइस को एक दफा रोल कर रहे हो, एक दफा डाइस को रोल करने से कितने पॉसिबल आउटकम्स आएंगे? 6। वो हम नीचे लिख लेते हैं। आपको क्या चाहिए? इसमें 4 आ जाए, तो देयर आर 1/6 चांसेस कि दूसरे आउटकम जो आपका सेकंड सिंगल एक्सपेरिमेंट है उसमें 4 आने के चांसेस कितने हैं? 1/6। सिमिलरली तीसरी दफा भी 4 आने के चांसेस कितने हैं? 1/6। तो मल्टीप्लिकेशन ये कहता है कि जब आप सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने लगे हैं तो आप हर एक एक्सपेरिमेंट को सेपरेट एक्सपेरिमेंट ट्रीट करें और उनकी सेपरेट एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के बाद उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो आपके पास इन दोनों की वन आफ्टर अनदर प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, दैट इज 1/216। राइट, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन लॉ। ये कंबाइंड सैंपल स्पेस वाले सवालों में भी यूज हो सकता है। आपको याद होगा पिछली वीडियो में जरा जाएं, ये कंबाइंड सैंपल स्पेस हमने बनाई थी। हमने कहा था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट नंबर इज 4 एंड देन सेकंड नंबर इज 4। तो कंबाइंड सैंपल स्पेस में हमने कंबाइंड सैंपल स्पेस बनाई, फिर उसमें देखा कि कितने आउटकम्स ऐसे हैं जिसमें फर्स्ट भी 4 है, सेकंड भी 4 है, तो हमें ये नंबर मिला। राइट, तो इस नंबर को हमने कहा कि देयर आर टोटल 1 आउटकम्स इन आवर कंबाइंड सैंपल स्पेस दैट आर फुलफिलिंग दिस कंडीशन। तो हमारे पास आंसर है 1/36। अच्छा, अब इसी सवाल को मैं
मल्टीप्लिकेशन लॉ से करता हूँ। हम लोग कहते हैं जनाब कि मैंने 2 डाइसेस रोल की हैं, तो जो मेरी कंबाइंड सैंपल स्पेस होगी, जिसको मेरा सैंपल साइज कितना होगा जी 6⁻², यानी कि 36, और मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए कि पहली दफा भी 4 आ जाए, दूसरी दफा भी 4 आ जाए। तो मैं कहूँगा कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट और सेकंड एक्सपेरिमेंट 2 एक्सपेरिमेंट आ जाए, पहले में भी 4, दूसरे में भी 4। अब पहले को अगर मैं सिंगल एक्सपेरिमेंट ट्रीट करूँ और इसको सिर्फ एक वाहिद एक्सपेरिमेंट के तौर पर रखूँ, तो इसकी सैंपल स्पेस कितनी बनेगी? इसकी सैंपल स्पेस में आइटम्स आ रही होंगी 1 2 3 4 5 एंड 6, और जब मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो ये बनेगी 1/6। सिमिलरली जब मैं सेकंड की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो वो बनेगी 1/6। मल्टीप्लिकेशन लॉ कहते हैं इनको कर दें मल्टीप्लाई, तो आपके पास 1/36 विल बी द आंसर ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी, जो कि एक्जैक्टली उसके इक्वल है जो हमने यहाँ पे निकाली थी, राइट? ठीक है जी। तो मल्टीप्लिकेशन लॉ उसी काम को कर देता है, लेकिन कंबाइंड सैंपल स्पेस आपको बनाने की जरूरत। ठीक है जी। सिमिलरली एक और सवाल करते हैं जनाब। मैं कहता हूँ कि 5 कॉइन्स आर टॉस्ड, 5 कॉइन्स आपने टॉस किए हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल हेड अपीयर्स? ठीक है जी। तो इन 5 कॉइन्स के टॉसेस को जब मैं देखता हूँ कि मेरे पास सैंपल स्पेस कितनी बनेगी, तो मेरे पास सैंपल स्पेस बन रही है 2⁵5, यानी कि 32 आउटकम्स की। तो 32 आउटकम्स या 32 आइटम्स इन सैंपल स्पेस बनाना कोई अकलमंदी नहीं है। ठीक है, मैं इसको कहता हूँ कि ये है मेरे पास 5 एक्सपेरिमेंट्स, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। पहली दफा भी मुझे हेड चाहिए, दूसरी दफा भी हेड चाहिए, तीसरी दफा भी हेड, चौथी दफा भी हेड और पांचवी दफा भी हेड। पहला एक्सपेरिमेंट अगर हम उसको इंडिविजुअली ट्रीट करें तो पहली दफा कॉइन टॉस करेंगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, दूसरी दफा भी हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और हर एक में हेड की प्रोबेबिलिटी हमेशा सेम रहेगी, तो दैट विल बी इक्वल टू 1/2। मल्टीप्लिकेशन लॉ कहता है कि जब हमने इनकी कंबाइंड वन आफ्टर अनदर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो इनको कर दे मल्टीप्लाई, देयर इज 1/32 चांसेस, देयर आर 1/32% प्रोबेबिलिटी दैट ऑल हेड्स अपीयर। सिमिलरली 5 कॉइन आपने टॉस किए, मैं आपसे कहता हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पहले हेड आ जाए, दूसरी दफा टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए, फिर टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए। तो मैं उसको कहूंगा बिल्कुल ठीक है भाई साहब, इसकी प्रोबेबिलिटी है पहली दफा हेड आने की प्रोबेबिलिटी, फिर इसमें मल्टीप्लाई करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ दूसरी दफा टेल, फिर इसमें मल्टीप्लाई करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ तीसरी दफा हेड, फिर इसमें मल्टीप्लाई करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, और फिर इसमें मल्टीप्लाई करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। तो पहली दफा हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, मल्टीप्लाई बाय टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, मल्टीप्लाई बाय हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, मल्टीप्लाई बाय टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, और फिर उसके बाद हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो ये 1/32 इज द चांसेस दैट वन हेड, फिर टेल, फिर हेड, फिर टेल और फिर हेड अपीयर्स, राइट? तो इस तरह से हम लोग इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ये तो थी कुछ इजी चीजें कि जब हम लोग डाइसेस को रोल करते हैं या कॉइन्स को टॉस करते हैं और सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, तो फिर मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल को कैसे यूज करना है। कभी कभी ऐसे होता है कि मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए एक से ज्यादा वेज आपके निकल आते हैं, राइट? जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसमें ऑर्डर को फिक्स नहीं किया गया है, तो हमने ये चीज डिस्कस करनी है कि ऑर्डर ऑफ आउटकम्स इज नॉट फिक्स्ड, नंबर 1। ये पहली चीज होगी मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में जो कि हम लोग देखेंगे। और फिर जो दूसरी चीज हम लोग मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में देखेंगे वो ये होगी कि जो सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट्स हैं ये डिपेंडेंट हैं, जो बाद में आने वाले एक्सपेरिमेंट्स हैं ये पहले वाले एक्सपेरिमेंट की वजह से इफेक्ट होते हैं, पहले वाले एक्सपेरिमेंट की वजह से इफेक्ट होते हैं। तो फिर ये 2 कॉम्प्लिकेशंस कह लें मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में, या 2 वेरिएशंस इन मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल हैं जो कि हम लोग पढ़ेंगे, राइट? ओके जी। अभी हम लोग बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस जो आपके नोट्स में हैं वो आप कर लें, इंशाल्लाह आप उन सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देयर विल बी